गुड आफ्टरनून एवरीवन। वी आर डूइंग रिवीजन फॉर आवर फाइनल टर्म, जिसमें हम एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 11 एंड 12 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 13, पावर्स एंड एक्सपोनेंट. ये जो चैप्टर है आपका हाफ ईयरली में भी आया था. यू हैड दिस चैप्टर इन दैट एग्जाम ऑल्सो, एंड इन फाइनल टर्म ऑल्सो वी विल हैव दिस चैप्टर इन एग्जाम्स. Because this chapter is important, you will apply this chapter in science as well, not only in maths. तो हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है. आगे जाके काफ़ी सारी जगहों पे आपको मैथ्स में भी और साइंस में भी ये काम आएगा. तो इसलिए हम इस चैप्टर को फाइनल टर्म में भी रख रहे हैं. वी विल स्टार्ट विद अगेन द एग्जाम्पलर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. नाउ स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड द वैल्यू ऑफ n वेयर n इज़ एन इंटीजर. n एक इंटीजर है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत जगहों पे मिलेंगे जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, राइट हैंड साइड में कुछ है, बीच में इक्वल टू का साइन है. दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS जो है वो RHS के इक्वल है. जब भी ये हमारे पास कभी भी कोई कंडीशन होती है तो हम हमेशा दोनों साइड पे कोशिश करते हैं कि सारे ही हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हों और उन्हीं की ही पावर्स हो. अभी अगर हम लेफ्ट LHS में देखें तो 6 इज़ नॉट द प्राइम नंबर, है ना, एंड RHS में देखें तो 12 इज़ नॉट द प्राइम नंबर. तो हमें सबसे पहले तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसका एक्सपोनेंट बनाना है, एंड देन ओनली वी कैन कंपेयर द नंबर्स. तो अब उसके लिए क्या किया गया है, ये सबसे ऊपर टॉप पे जो हमने सॉल्व किया, सबसे पहले तो 2 तो खुद में ही एक प्राइम नंबर है, हमें इसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बट येस 6 इज़ नॉट, सो हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3. अब 6 की क्योंकि पावर 2n-4 है तो ऑब्वियसली 2 इंटू 3 पूरे की ही पावर 2n-4 होगी. एंड जब भी हम ये कंप्लीट पूरे नंबर पे पावर लगा रहे हैं दैट मीन्स वी विल पुट द ब्रैकेट. अगर आप बिना ब्रैकेट के पावर लिख दोगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि वो पावर सिर्फ 3 पे हो जाती, 2 पे होती ही नहीं, है ना. तो ब्रैकेट इज़ वेरी वेरी मच कंपल्सरी. नेक्स्ट इज़ 12 को मैंने फ़िलहाल के लिए न्यूमरेटर में डाल दिया है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सारे मेरे न्यूमरेटर में ही हैं. तो इन नंबर्स को भी हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं. और जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं नंबर्स को तो उनकी पावर्स हमेशा से साइन चेंज हो जाता है, या हम बोल सकते हैं पावर्स नेगेटिव हो जाती हैं. अगर प्लस साइन था तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस साइन था तो प्लस हो जाता है. क्योंकि अभी प्लस साइन था तो अब न्यूमरेटर में जाते ही ये माइनस साइन हो जाएंगे दोनों की पावर्स के. अब हम क्या करेंगे, लॉ लगाएंगे. लॉ क्या होता है, अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और उनकी एक ही पावर है तो मैं उन दोनों पावर्स को अलग अलग भी लिख सकती हूँ. सो दैट मीन्स 2n-5 इंटू 2n-2n-4 इंटू 3n-2n-4. राइट साइड पे अगेन जैसा हम बोल ही रहे हैं कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 12 का हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3. अगेन -4 पावर पूरे 12 पर है तो दैट मीन्स इस पूरे पर होगी, ब्रैकेट पुट करना पड़ेगा 2⁻⁻1. एंड फाइनली जब हम लॉ लगाएंगे कि सेम बेस होता है, मल्टीप्लाई है तो पार्ट्स को ऐड करते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 और 2 एंड 2 सेम बेस था तो इन दोनों की पार्ट्स को ऐड कर दिया. राइट साइड में हमने पूरा देखा 2 इंटू 2 टाइम्स था तो 2⁻2 हो गया था, है ना. इसके अलावा फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही सेम चीज़ जो हमने LHS में लगाई थी कि अगर पूरे पर एक ही पावर है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों नंबर्स तो मैं इस पावर को दोनों पे अलग अलग लगा सकती हूँ. तो दैट मीन्स 2⁻2 वो खुद ही था, -4 क्योंकि वो ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट पे था, 3⁻4. LHS में हमने उसको सॉल्व कर दिया है. RHS में अब फिर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फिर से मेरे पास दो बेसिस हैं जो सेम है, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, दोनों की ऐड हो जाएंगी. और एक और चीज़, जब एक ही बेस की सिंगल बेस है 2, उसी की दो पार्ट्स हैं, एक 2 भी है और एक -4 भी है. जब एक ही बेस की दो पार्ट्स होती हैं वो ऑलवेज मल्टीप्लाई हो जाती हैं. दैट्स वाई आई हैव मल्टीप्लाइड हेयर. 4 2s are 8 -8. ठीक है, तो इंटू 2⁻⁻1 इंटू 3⁻⁻4 फिर से सेम बेस है, इंटू हो रहे हैं तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी. दैट मीन्स -9 हो जाएगा. LHS में फ़िलहाल हमने कुछ नहीं किया है बिकॉज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. तो फाइनली वी विल इक्वेट बोथ द साइड्स कि भाई 3n-9 इज इक्वल्स टू -9 हो जाएगा. सो वहाँ से हम सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू 0 आ जाएगी. 75 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -4⁴. ये क्वेश्चन आप खुद करोगे बिकॉज -4 अब जो ब्रैकेट है वो सिर्फ -4 पे है,
इसका मतलब जो 4 पावर है वो -4 की है, दैट मीन्स -4 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। जो भी आंसर आएगा उसके आगे एक और साइन है माइनस का, वो भी ज़रूर कंपलसरी है उसको पुट करना। सो आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा आपका। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें आता ही है, 2025 को आप फैक्टराइज करोगे। 81st क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगेन जैसा अभी अभी हमने एक लॉ देखा कि अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर उनकी एक ही पावर है तो वो पावर को हम अलग अलग कर दे रहे थे। सिमिलरली अगर मेरे पास दो अलग अलग नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर सेम है तो उस पावर को हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, अंदर से हटा के। सो इट विल बी ब्रैकेट के अंदर 2 × 3 और जो 3 पावर है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी। 84th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि 4 जो बाहर पावर है वो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, 3⁻7 पे भी और 3�5 पे भी चला जाएगा। उसके बाद 3 की दो पावर्स हो जाएंगी, 7 एंड 4 जो बाहर से आया है। तो जब एक ही बेस की दो पावर्स होती हैं उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑलवेज। नेक्स्ट इज 85 सी पार्ट। अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी मिलते हैं तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला कि सबसे पहला काम हमारा होता है कि कोई भी यहाँ पे कंपोजिट नंबर नहीं रहना चाहिए, एवरी नंबर शुड बी अ प्राइम नंबर, ठीक है। क्योंकि हम अगर दोनों ही पार्ट्स में देखें 125 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सिमिलरली यहाँ पे भी 10, 6 आर नॉट प्राइम नंबर्स, 25, 27। तो सबसे पहले हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है एंड देन वी विल सॉल्व द पावर्स। अगेन यू विल डू बाय योर सेल्फ बिकॉज हम ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पे फिर हम लॉज लगाते हैं कि मल्टीप्लाई है तो और सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। डिवाइड, जब भी ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइड में है सेम बेस है तो उस केस में पावर्स माइनस हो जाती हैं। नेक्स्ट इज इफ 2n + 1 - 2n + 1 इज +2n इज इक्वल्स टू c × 2n। अगेन यहाँ पे वही सेम चीज़ हो गई, एक इक्वल का साइन है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ पावर्स हैं, राइट साइड पे कुछ पावर्स हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, दोनों ही साइड पे हमें बेस को भी सेम बनाना होता है एंड पावर को भी कोशिश करते हैं हम सेम बनाते हैं, और उस केस में फिर हमारे पास वेरिएबल जो भी हमसे पूछा गया है वो वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है, तो 2n + 2 को -2n + 1 प्लस 2n को मैं 2n + 0 लिख सकती हूँ। किसी भी नंबर में मैं +0 कर दूँ कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, इज इक्वल्स टू c × 2n। दिस इज वट एवर इज़ गिवन, ठीक है। अब क्योंकि एक ही बेस की दो पार्ट्स प्लस हो रही हैं, इसका मतलब ये प्लस कब हुई होंगी, जब दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हुए होंगे, दोनों का बेस सेम रहा होगा, तभी तो पार्ट्स ऐड हो जाती है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2n × 2n। सिमिलरली इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ 2n × 2n, और ये जो थर्ड टर्म है 2n × 2n, ऐसे लिखा जा सकता है। राइट साइड पे हमारा c × 2n आ गया एज इट इज़, ठीक है। अब अगर हम देखें सारे टर्म्स में, इस ये वाला एक टर्म है, टर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब तक प्लस या माइनस ना आ जाए नेक्स्ट टर्म नहीं होता। तो मैं अगर यहाँ लेफ़्ट साइड से शुरू करती हूँ तो ये पूरा अभी एक टर्म चल रहा है, जैसे ही माइनस आ गया तो अगला टर्म शुरू हो गया, ठीक है, एंड जैसे ही प्लस आ गया तो अगला टर्म शुरू हो गया। इसका मतलब 3 टर्म्स हैं। इन तीनों ही टर्म्स में 2n, 2n कॉमन है, उसको मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। अब जो है इंटू तो हो ही रहे हैं, ये तीनों ही टर्म्स में इंटू ही हो रहा है, ऑब्वियसली इंटू लगाया। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, माइनस तो है ही, वो तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे बचेगा 2 अगेन प्लस है वो लगाना पड़ेगा, 2 बच गया ब्रैकेट के अंदर। क्योंकि LHS में भी 2n है और RHS में भी इंटू में 2n है, तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो अब जो बचेगा वो ऑब्वियसली c के इक्वल होगा, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी पावर्स नहीं है। पावर का मीनिंग होता है 2 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब
अगर 3 रेज़ टू पावर 2 है तो 3 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 4, और इस तरीके से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 91। यहाँ पे हमें एक नंबर गिवन है 1 लाइट ईयर, ठीक है। ये साइंटिफिक एप्लीकेशन है। 1 लाइट ईयर हमारा डिस्टेंस होता है कि लाइट जो है वो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। दिस इज़ 1 लाइट ईयर। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्योंकि अब हमारे पास ये नंबर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है ना। तो इतने बड़े बड़े नंबर्स हम कभी अपनी कॉपी में इस तरीके से नहीं नोट करते हैं। देयर इज़ अ स्पेसिफिक वे टू राइट दीज नंबर्स जिनको हम साइंटिफिक फॉर्म बोलते हैं। तो अब अगर मैं इसको साइंटिफिक फॉर्म नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी तो कैसे करूँगी? सबसे पहले तो मैं पॉइंट ढूंढूंगी नंबर के अंदर, द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। क्योंकि नंबर के अंदर मुझे कहीं पे भी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं दिया था, तो मुझे पता है कि नंबर के बिल्कुल लास्ट में डेसिमल पॉइंट लगना चाहिए, लास्ट में। और उस डेसिमल पॉइंट के बाद में भी कुछ नहीं है तो वहाँ पे एक ज़ीरो हम खुद से लगा देते हैं, ठीक है। दैट ज़ीरो इज़ नथिंग टू डू विद दिस नंबर, ठीक है। तो पॉइंट के बाद हमने एक ज़ीरो अपने आप से लगा दिया बिकॉज दैट द मीनिंग इज सेम। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, देयर शुड बी अ नॉन ज़ीरो नंबर, देन अ डेसिमल पॉइंट, देन 2 और 3 और 1 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। डेसिमल के बाद में 2 या 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स होनी चाहिए, डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए, और इनटू होना चाहिए 10 रेज़ टू पावर समथिंग, ठीक है। अब अगर इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है वो इतने सारे डिजिट्स के बाद तो नहीं लगना चाहिए, पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे करके आएगा, वो एक एक डिजिट जंप करके आएगा। जब भी एक डिजिट जंप करता है पॉइंट, तो वहाँ पे जो नंबर है वो 10 टाइम्स छोटा हो जाता है ना। जैसे 100 से एक पॉइंट जब वो लेफ्ट पे आया तो 10 बन गया, मतलब 10 टाइम्स छोटा हो गया नंबर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब मैं नंबर को छोटा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ओवरऑल नंबर तो चेंज नहीं करना, तो राइट साइड पे बैलेंस आउट करने के लिए 10 रेज़ टू पावर 1 लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर 2 जंप किया है तो 10 रेज़ टू पावर 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 12 जंप्स किए हैं, दैट मीन्स 10 रेज़ टू पावर 12 लगाना पड़ेगा। सो नंबर विल बी 9.46 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12। क्योंकि डेसिमल के बाद जो लास्ट में ज़ीरो होते हैं, वी कैन इग्नोर दो ज़ीरो, सो दैट्स वाई द आंसर इज दिस। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि जो सन एंड अर्थ है उसके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 1.496 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 किलोमीटर। ये भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमें साइंटिफिक नोटेशन दोनों की बनानी है और उसमें हमें सिर्फ एक्सपोनेंट को कंपेयर करना है। एक्सपोनेंट अगर सेम है तो फिर हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं, बट सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को देखते हैं। देन आते हैं हम 95th क्वेश्चन पे। द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा होते हैं, ये 4 होते हैं। एंड टिपिकल रेड ब्लड सेल का डायमीटर हमें गिवन है, टिपिकल प्लेटलेट का डायमीटर हमें गिवन है, अगेन कंपेयर करना है। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सपोनेंट सेम है ना, 10 रेज़ टू पावर -6। तो ऐसे केस में हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि 7 बड़ा है, दैट मीन्स RBCs का डायमीटर बड़ा है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल्स हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें यहाँ पे इनको वर्ड्स को फिलअप करना है। डाउन का मतलब है, डाउन 1 का मतलब है जिस बॉक्स पे 1 लिखा है उस बॉक्स पे ऊपर से लेके नीचे तक आपको एक एक लेटर फिलअप करते जाना है। जैसे 10 इज़ द बेस एंड 6 इज़ डैश। अब 10 बेस है तो 6 क्या है इसका, या तो एक्सपोनेंट भी बोलते हैं हम इसको, पावर भी बोलते हैं। अकॉर्डिंगली कितने बॉक्सेस अवेलेबल हैं, यहाँ पे हमारे पावर के लिए बिल्कुल सही नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, तो वी विल पुट पावर, POWER। इस तरीके से हम इन बॉक्सेस को फिलअप करेंगे, सारे आंसर्स को नोटिस करेंगे। a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब n जो है वो 0 होगा। 0 पर हर एक पावर 1 बन जाती है। वेरी लार्ज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। द प्लेस ऑफ 6 इज़ टेंथ्स। पॉइंट के बाद जब हम जाते जाते हैं राइट साइड पे तो टेंथ्स, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, ठीक है, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। देन इन 10 रेज़ टू पावर -5 तो एक्सपोनेंट हुआ, पर 10 क्या हुआ, बेस। a रेज़ टू पावर -m इज़ दी
डैश ऑफ ए रेज टू पावर m। देख रहे हैं हम यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव हो रही है। जब पावर नेगेटिव होती है इसका मतलब है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, या फिर हम इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n, हमें पता है सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। इसका मतलब x इज द सम ऑफ m एंड n, SUM सम। 10 रेज टू पावर 3 इज कॉल्ड द डैश फॉर्म ऑफ 1000। कौन सी फॉर्म है ये, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 1000 इज द नॉर्मल फॉर्म नंबर की, एंड 10 रेज टू पावर 3 क्योंकि हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। -1 रेज टू पावर p इज इक्वल्स टू 1 इज वैलिड फॉर सी। नंबर इज नेगेटिव, -1 है, लेकिन आंसर प्लस आ रहा है। ये कब आता है, जब इवन नंबर ऑफ पावर्स होती है हमारे पास, 0, 2, 4, 6, 8, तो इसका मतलब p इज एन इवन इंटीजर। 1 रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 1। 1 को हम कितनी टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर दें, वी विल ऑलवेज गेट 1। इसका मतलब एनी वैल्यू ऑफ n की किसी भी वैल्यू के लिए यह हमेशा ट्रू होगा।